नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, संस्कृत की एक मैराथन। और दोस्तों आपकी जो संस्कृत का पेपर होगा वो लगभग आधा ध्वस्त हो चुका होगा। इस क्लास को करने के बाद दोस्तों आपको वही फील आने वाली है, आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर हिट करने वाले हो। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार से ये क्लास दोस्तों यदि आपकी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है तो आप इसे अगले दिन अवश्य कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों पॉसिबिलिटी है इस क्लास को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। अगर दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो भी आपको क्लास को क्या करना है, आपको पूरी तरह से देख लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक कोटेशन के साथ में कहा गया है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। दोस्तों अभी हम क्या है, अभी हम परिंदे हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अपने घोंसले में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। और हमारे मन में हमेशा क्या आता है कि अगर मेरे पंखों को थोड़ी सी उड़ान दे दी जाती तो मैं और ऊंचा उड़ लेता, उसी पर कहा हुआ है कि यहां पर जहां जहां परिंदा है अपने आप को मान लेना कि परिंदा आपको कहने का प्रयास किया हुआ, मैंने अपने आप को कहने का प्रयास किया हुआ, क्योंकि मैं भी एक परिंदा हूं। तो कहा है यहां पर कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी कोटेशन के साथ आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। पूरे जोश के साथ क्लास को शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि ये क्लास उनके लिए भी संस्कृत के एग्जाम में बहुत एक होता है ना पावर बूस्टर, तो उस पावर बूस्टर का काम करेगी और आपको आपके संस्कृत के पेपर में उसकी औकात दिखा देगी कि हम भी कुछ आखिर हैं। तो शुरुआत करता हूं इसी प्रकार से पहले प्रश्न की कि आखिर संस्कृत व्याकरण क्या होता है। तो दोस्तों कहा गया कि जो संस्कृत शब्द होता है यह साथियों सम उपसर्ग, किस उपसर्ग के साथ दोस्तों, यह साथियों सम उपसर्ग को लिए हुए होता है। साथ ही साथ इसमें आपकी क्रिय धातु होती है, सॉरी क्या होती है, इसमें आपकी क्रिय धातु होती है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं प्रत्यय की, तो इसमें आपका कित प्रत्यय होता है। क्या होता है बेटा, इसमें आपका कित प्रत्यय होता है। यह बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, यह बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या देखा कि जो वी साथियों आप देख पा रहे होंगे, वी जो होता है यह साथियों एक क्या होता है, उपसर्ग होता है। इसी प्रकार से आंग की यदि मैं बात करता हूं तो आंग भी अपने आप में क्या है, एक उपसर्ग है। और इसी प्रकार से क्रिय की बात करें तो यहां पर आपको क्रिय धातु मिलती है और यहां पर आपको लुट प्रत्यय मिलता है। क्या मिलता है बेटा, लुट प्रत्यय मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से तो हमें देखने को मिलता है कि व्याकरण की परंपरा को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहा जाता है सिंपल सी बात कि व्याकरण की परंपरा को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है बृहस्पति परंपरा, दूसरी होती है दोस्तों माहेश्वरी परंपरा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बृहस्पति परंपरा क्या होती है। तो दोस्तों अगर बृहस्पति परंपरा की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करते हैं वो करते हैं बेटा ब्रह्मा जी। कौन करते हैं, ब्रह्मा जी दोस्तों इसमें रोल अदा करते हैं। और ब्रह्मा जी दोस्तों क्या करते हैं, इसमें एक प्रवक्ता की भूमिका में, एक आदिवक्ता की भूमिका में यहां पर होते हैं। मैंने किसकी बात की, ब्रह्मा जी की बात की कि ब्रह्मा जी दोस्तों यहां पर क्या देते हैं, व्याकरण का ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं बेटा, व्याकरण का ज्ञान देते हैं। अब बात आती है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो आखिर ज्ञान देते किसको है। तो यहां पर दोस्तों समझने वाली बात है कि ब्रह्मा जी यहां पर जो ज्ञान देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब स्लाइड पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर फोकस कीजिए। जो बृहस्पति है दोस्तों, बृहस्पति ज्ञान देते हैं किसे, ब्रह्मा जी दोस्तों, ब्रह्मा जी ने शुरुआत की तो ब्रह्मा जी ज्ञान किसे देते हैं, यहां पर ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं बृहस्पति जी को। किसको देते हैं, बृहस्पति जी को देते हैं। तो ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी इन दोनों को हम क्या मानेंगे बेटा, इन दोनों को मान के चलेंगे कि ये भैया प्रवक्ता है। एक को प्रवक्ता मानेंगे, किनको, बृहस्पति को। और अगर ब्रह्मा जी की बात आती तो उनको हम आदि प्रवक्ता मानेंगे, जिन्होंने शुरुआत की थी, आदि प्रवक्ता। अब बात आ गई कि ज्ञान मिल गया है किसको,
बृहस्पति जी को। जब ज्ञान बृहस्पति जी को मिल गया तो अब ये किसी को देंगे, तो ये बेटा ज्ञान देते हैं किसको? इंद्र को। इन्होंने ज्ञान किसे दिया? इन्होंने ज्ञान दे दिया है इंद्र को। फिर बेटा अब इंद्र को ज्ञान मिल चुका है, तो इंद्र कौन हो गए? इंद्र हो गए प्रथम वैयाकरण। कौन हो गए बेटा? इंद्र हो गए प्रथम वैयाकरण। अब जब ज्ञान इंद्र को मिल गया तो इंद्र ने कहा क्यों ना मैं ये ज्ञान और दुनिया में बांटूं, और इन्होंने दोस्तों क्या किया? वायु को, वरुण को, यम को, साथ ही साथ भारद्वाज को इन्होंने ज्ञान क्या किया? इन्होंने ज्ञान दिया। इन्होंने व्याकरण का ज्ञान किसे किसे दिया? इन्होंने दिया वरुण को, वायु को, यम को और भारद्वाज को। तो आप यहां पर स्लाइड में देख पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से कि ज्ञान ब्रह्मा जी से चलना शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने किसे दिया? बृहस्पति को। बृहस्पति ने किसे दिया? इंद्र को। इंद्र ने किसे दिया? भारद्वाज को, यम को, वायु को, वरुण को। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। देखते हैं दोस्तों आगे। बात आती है किसकी? माहेश्वरी परंपरा की। माहेश्वरी परंपरा दोस्तों क्या होती है कि माहेश्वरी परंपरा के लिए एक पंक्ति कही जाती है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम। सिंपल सी बात है दोस्तों। कहा गया कि माहेश्वरी परंपरा 14 महेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है। मतलब सिंपल सी बात है कि माहेश्वरी परंपरा की जो शुरुआत थी वो शिवजी से शुरू होती है। कहां से? भोले से, शिवजी से। ठीक है, तो शिवजी ने क्या किया? जब दोस्तों पाणिनि जी क्या कर रहे थे? जब पाणिनि जी साथियों अपनी तपस्या कर रहे थे तो शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के डमरू बजाने लगे। उसी में लाइन आती है कि नृत्तावसाने नटराज राजो। ठीक है, तो नटराज ने क्या किया? नृत्य किया। क्या किया? नृत्य किया। वो भूल गए कि उनके हाथ में डमरू है, और उस डमरू से दोस्तों क्या निकली? 14 और 5 बार ध्वनियां निकली। कितनी? वो 14 बार ध्वनियां निकली। इसलिए कहा जाता है नव पंचवारम। 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं? 14 होते। तो वही कहा गया है कि 14 महेश्वर सूत्र साथियों कहां से निकले? शिवजी के डमरू से निकले। और उस डमरू ने दोस्तों पाणिनि जी के कानों में कू 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 कर दी, और उन्हीं 14 सूत्रों को लेकर के दोस्तों पाणिनि जी बैठ गए। और बैठ करके दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोस्तों पूरी की पूरी अष्टाध्यायी की रचना कर दी। अब बात, प्रश्न कहां बनता है? प्रश्न बनता है कि बृहस्पति परंपरा को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं? तो कहा गया जी हां बिल्कुल जानते हैं। तो बृहस्पति परंपरा को दोस्तों कातंत्र के नाम से जानते हैं। जबकि बात आती है माहेश्वरी परंपरा की, तो माहेश्वरी परंपरा को हम पाणिनि परंपरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पाणिनि परंपरा के नाम से भी जानते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे की दोस्तों कहानी इस प्रकार चलती है कि पाणिनि जो व्याकरण के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, मैंने यहां पर बहुत सारे काउंट नहीं किए हैं, जो इंपोर्टेंट लगे वो लिखे हैं। फिर आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, ग्रंथों के बारे में, रचनाओं के बारे में, लेखक के बारे में, सब चीज जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों यहां पर व्याकरण के ग्रंथ आप देख पा रहे होंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, वरदराजाचार्य की रचना है। वरदराजाचार्य दोस्तों भट्टोजी दीक्षित के कौन थे? शिष्य थे। कौन थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। तो यहां पर सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है आपसे पूछा जाए तो कहिएगा सिद्धांत कौमुदी किसकी है भैया? भट्टोजी दीक्षित की। आपसे पूछा जाए कि प्रौढ़ मनोरमा किसकी रचना है तो आप कहिएगा कि यह भी सर भट्टोजी दीक्षित की रचना है। अब भट्टोजी दीक्षित को हम किस अन्य नाम से जानते हैं तो कहा गया कि भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वार्तिककार नहीं है, वृत्तिकार है। ध्यान दीजिएगा, वृत्तिकार। शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। जबकि दोस्तों आपसे प्रश्न आए कि निरुक्त किसकी रचना है तो दोस्तों निरुक्त व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है और यह यास्क की रचना है। किसकी है दोस्तों? यास्क की रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों, वाक्य पदियम आपसे पूछा जाए कि वाक्य पदियम किसकी रचना है तो आप कहेंगे कि भर्तृहरि की रचना है। इसी प्रकार से बाल मनोरमा आपसे पूछी जाए कि बाल मनोरमा किसकी रचना है तो आप कहिएगा कि वासुदेव दीक्षित की रचना है। अगर दोस्तों कशिका वृत्ति पूछी जाए तो आप बताएंगे जयादित्य वामन की रचना है। प्रक्रिया कौमुदी पूछी जाए तो आप बताएंगे रामचंद्र की रचना है। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि रूपमाला किसकी रचना है तो कहिएगा कि विमल सूरी की रचना है। किसकी है दोस्तों? विमल सूरी की रचना है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात आती है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है तो पाणिनि जी की रचना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि महाभाष्य किसकी रचना है, योग सूत्रम किसकी रचना है तो कहिएगा पतंजलि की रचना है। किसकी है? पतंजलि की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परिभाषेन्दु शेखर, क्या बेटा? परिभाषेन्दु, भाषेन्दु शेखर किसकी रचना है तो कहिएगा नागेश भट्ट की। आपसे पूछे लघु शब्देन्दु
लघु शब्देंदु शेखर किसकी रचना है? नागेश भट्ट की। अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण भूषण सार किसकी रचना है तो कहिएगा कौंड भट्ट की। किसकी बेटा? कौंड भट्ट की। तो यहां पर दोस्तों हमने लेखक और रचनाकार जो इंपोर्टेंट थे वो जान लिए हैं, और भी रचनाकारों को जानेंगे, ठीक है। अगर इस क्लास में नहीं जान पाए तो अगली क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम और अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे लेखक रचनाकारों को, और जो टॉपिक आपके यहां पर कवर नहीं किए होंगे उन टॉपिक्स को। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं त्रिमुनि की। संस्कृत दोस्तों 3 मुनियों पर टिकी हुई है, इन्हीं को हम यहां पर संस्कृत का एक कह सकते हैं कि ज्ञाता मानते हैं। दोस्तों किसे किसे माना जाता है तो कहा गया पाणिनि जी को, कात्यायन जी को और पतंजलि जी को। दोस्तों बात करते हैं यहां पर पाणिनि जी की। किसकी बात करते हैं बेटा? पाणिनि जी की बात करते हैं कि पाणिनि जी कौन थे। तो पाणिनि जी बेटा अपने आप में एक सूत्रकार थे। कौन थे बेटा? पाणिनि जी बेटा अपने आप में एक सूत्रकार थे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने बेटा अष्टाध्यायी की रचना की थी। क्या की थी बेटा? अष्टाध्यायी की इन्होंने रचना की थी। तो पाणिनि के बारे में जानते हैं। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, पिता का नाम पड़िन था, गुरु का नाम वर्ष था। यह सालातुर ग्राम के निवासी थे। मतलब अभी के टाइम से अगर लेकर चले तो लगभग 500 से 350 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपने अष्टाध्यायी पढ़ी है, दूसरी दोस्तों पाताल विजयम है। कौन सी है बेटा? पाताल विजयम है। और तीसरी की बात करें तो जामवंती विजयम है। क्या है बेटा? जामवंती विजयम है। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई। लेकर चलते हैं अष्टाध्यायी के पास। दोस्तों पाणिनि जी को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? तो पाणिनि जी को हम सूत्रकार के नाम से जानते हैं और दाक्षी पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी जानकारी आपको यहां से मिल गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं बिना किसी समस्या के। दोस्तों बात आती है किसकी? अष्टाध्यायी की। आप देख पा रहे होंगे पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है ना। मतलब मैं पूरी तैयारी, मैंने क्या बोला था आपसे, क्लास दूंगा तो ऐसी दूंगा कि नंबर जब आएंगे तो आप कहोगे वाह सर जी वाह क्या पढ़ाए हो। पेपर आए तो पेपर में आपको लगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था और हम छाप करके आए हैं, ठीक है। यही कहा था मैंने, तो वैसी ही क्लास है ये, ठीक है। बात करते हैं किसकी? अष्टाध्यायी की। सिंपल सी बात है, अष्टाध्यायी अपने आप में एक व्याकरण का ग्रंथ है। इसमें साथियों 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन को, सारी लाइनें आपके दिमाग में गूंजेंगी ऐसे ही। बेटा अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल पादों की संख्या 32 हो जाती है। दोस्तों जब आपसे सूत्र पूछे तो आप बताएंगे कि 3978 सूत्र हैं। कितने हैं बेटा? 3978 है। मतलब अगर मैं कहूं सिंपल सी बात कि सूत्रों की संख्या कितनी है तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि लगभग 4000। कितनी बेटा? लगभग 4000, अप्रॉक्स 4000 कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो ये आपने 3978 सूत्र बताए हैं क्या इनमें महेश्वर सूत्र शामिल है? तो आपको मैं एक क्लियरिटी कर देता हूं आज कि 3978 सूत्र में महेश्वर सूत्र शामिल नहीं है। अरे ये क्या? 3978 सूत्र में महेश्वर सूत्र शामिल नहीं है, ये क्या? फिर से सुनो, 3978 सूत्र में महेश्वर सूत्र शामिल नहीं है। अगर हम महेश्वर सूत्र को भी जोड़ लेते हैं तो 3992 सूत्र बनते हैं। कितने बनते हैं? 3992। इसीलिए आपने किताबें देखी होंगी, अलग अलग किताबों को जब आप उठाते हैं तो वो क्या रहती हैं? अपने आप में ही कंफ्यूज रहती हैं कि 3978 बोला जाए, 3982 बोला जाए, 3992 बोला जाए। आज क्लियर हो गया। बात आती है अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी दोस्तों किसमें लिखी हुई है? तो अष्टाध्यायी की दोस्तों शैली आप देख पा रहे होंगे, सूत्र शैली है। क्या है बेटा? सूत्र शैली है। यहां पर बेटा यदि मैं बात करूं कि अष्टाध्यायी में पहला सूत्र क्या है तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी में पहला सूत्र वृद्धि रादेच है। क्या है बेटा? वृद्धि रादेच है। जबकि अंतिम सूत्र की यदि मैं बात करता हूं तो अंतिम सूत्र क्या रहता है? यहां पर अह आ रहता है। क्या रहता है? अह आ रहता है, ठीक है। क्या रहता है? अह आ रहता है। यहां पर दोस्तों आपको और एक जानकारी और देते हैं। आपको समझना है कि अष्टाध्यायी 2 खंडों में क्या है? बटा हुआ। अष्टाध्यायी 2 खंडों में बटा हुआ है। मतलब एक को कहते हैं बेटा सपाद सप्ताध्यायी और दूसरे को कहते हैं त्रिपादी। क्या कहते हैं बेटा? त्रिपादी। मतलब सिंपल सी बात समझिएगा कि त्रिपादी मतलब होता है 3 पाद, ठीक है। और सपाद सप्ताध्यायी मतलब होता है 29 पाद। कितने? 29 पाद। यहां से डायरेक्ट प्रश्न आया है। अब बात आती है सर आपने ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ? अष्टाध्यायी अपने आप में बढ़िया लग रहा है। नहीं बेटा, यहां पर समझने वाली बात यह है, समझने वाली चर्चा यह है यहां पर कि जो सपाद सप्ताध्यायी है इसको मान्यता अधिक प्राप्त है, जबकि त्रिपादी को मान्यता
कम प्राप्त है। मतलब अगर आपसे प्रश्न ये आए कि अष्टाध्यायी में सबसे अधिक मान्यता किसे प्राप्त है, तो कहिएगा कि जो 29 पाद दिए हैं शुरुआत में, 29 पाद का मतलब है लगभग खत्म ही होने पे आ जाता है, ठीक है। तो इतनों को मान्यता अधिक प्राप्त है, जबकि जो 3 पाद है इनको मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इससे आगे हमें मिलते हैं कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम बेटा आप समझ पा रहे होंगे वररुचि है। एक एक लाइन आपको मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। कात्यायन का नाम वररुचि है, जबकि यदि हम बात करते हैं तो इनको हम वार्तिककार भी कहते हैं, इनको हम वररुचि भी कहते हैं, और बेटा दक्षिणी नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी नाट्य भी कहा जाता है। बेटा इनके जो पिता हैं वो याज्ञवल्क्य के माने जाते हैं। क्या होता है बेटा? ये माना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो सूत्र लिखे थे वो लगभग 4000 सूत्र लिखे थे। कितने लिखे थे? लगभग 4000 से लेकर के 5000 सूत्र लिखे थे। इनमें से जो मान्यता मिली है वो केवल 836 सूत्रों को मान्यता मिली हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी रचना बेटा, एक तो आप वार्तिक पढ़ते ही हो, वार्तिक वार्तिक वार्तिक, और दूसरी दोस्तों इनकी जो रचना है उसका नाम भी आप याद रखिएगा कि उसका नाम स्वर्गारोहण है। क्या है? स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, ठीक है, नाम याद रखेंगे, स्वर्गारोहण। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमको मिलते हैं कौन? पतंजलि मिलते हैं, ठीक है। पतंजलि की चर्चा करते हैं। पतंजलि की माता का नाम गोड़िका था। पतंजलि के ने बेटा क्या लिखा था? महाभाष्य में अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहा है। मतलब शब्दानुशासन किसने कहा है आपसे पूछा जाए तो कहिएगा पतंजलि जी ने कहा है। कहां पर कहा है? तो कहिएगा महाभाष्य में कहा है। फिर बात आती है कि जो महाभाष्य को लिखने में पतंजलि को कितना दिन लगा, तो आप कह सकते हैं कि लगभग जो दिन लगे थे वो 84 से 85 दिन लगे थे, और प्रत्येक दिन को नाम दिया गया था अहनिक। तो इनका जो ग्रंथ है दोस्तों उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अहनिक हैं तो आप कहिएगा 84 या 85 अहनिक हैं। यहीं पर बेटा अगर बात आती है पतंजलि के अन्य नामों की, तो अन्य नाम की सूची आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इनके अन्य नाम क्या है। अन्य नाम है यहाँ पर दोस्तों महाभाष्यकार, फणाव्रत, गौण दीर्घ और शेषावतार। क्या बेटा? शेषावतार। मतलब इतना सब कुछ हमें यहाँ से पढ़ने को मिल जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे हमें क्या मिलता है? आगे मिलता है संस्कृत में सबसे प्रामाणिक मुनि। साथियों सबसे प्रामाणिक मुनि यदि माना जाता है तो वो पतंजलि जी को माना जाता है। किसको बेटा? पतंजलि जी को माना जाता है। और इन त्रिमुनियों यानी कि त्रिमुनियों की बात करें अगर, कौन कौन? पाणिनि जी, वार्तिककार यानी कि वररुचि या कात्यायन, या फिर दोस्तों पतंजलि जी। अगर इनकी बात करते हैं तो इनके द्वारा जो सबसे प्रथम उच्चारण किया गया उसे उपदेश कहा जाता है, उसे उपदेश का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं यहां से आगे की कि यदि आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। AK लाइव के कोड से डिस्काउंट आपको 10% मिल जाएगा। अनअकैडमी पर यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो आपको इतना डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच दोस्तों आपका 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। मतलब आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। AK लाइव इज माई कोड, जिसका प्रयोग करके आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं यहां से, तो आपको हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा और हवा की तरफ, जहां पर आपका टॉपिक कवर होता है बेटा गिनती का, सॉरी उपसर्ग का, ठीक है। इसके बाद गिनती पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग दोस्तों एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे यहां पर रखा हुआ है। उपसर्ग साथियों वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु के आगे लगकर या किसी के आदि में लगकर, आदि मतलब क्या होता है? शुरू में लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास जय। क्या शब्द है बेटा? एक शब्द है हमारे पास जय, उसमें हमने परा उपसर्ग को लगा दिया तो मतलब हार। पराजय माने क्या होता है भाई? पराजय माने क्या होता है? पराजय माने होता है हार। अर्थ में देख रहे हो आप, अर्थ अपने आप में क्या हो रहा है? बदल रहा है। यहीं पर बेटा हमने विजय की बात की, जबकि विजय क्या होता है? अपने आप में जीत होता है। इसी प्रकार से मैं शब्द लेता हूं आपका कार। आप कार देख पा रहे होंगे, कार अपने आप में क्या है? एक 4 व्हीलर की फीलिंग आती है। अगर इसके आगे मैं प्रकार लगा दूं तो ये टाइप्स को इंडिकेट करता है। अगर मैं उप उपसर्ग लगा देता हूं, सबके मायने अपने आप में क्या हो रहे हैं भाई? सबके मायने अपने आप में बदल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अधिकार, प्रतिकार,
तो जब भी उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द में क्या आती है, विशेष तौर पर एक विशेषता आती है, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उपसर्ग आगे लगते हैं। कहां लगते हैं? उपसर्ग आगे लगते हैं। अगर हम अपने जीवन में भी इसे अप्लाई करने का प्रयास करें तो हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हमारे आगे अच्छा बच्चा बैठा है, पीछे भी अच्छा बच्चा बैठा है, हम अच्छे बच्चों के साथ बैठते हैं, आगे बैठते हैं, तो हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं, है ना, क्योंकि हम अच्छे बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। जब हम गंदे बच्चों के साथ बैठते हैं तो फिर हमारा भी गंदा होने का मन करता है कि नहीं होता? वही चीज है कि उपसर्ग का भी यही है। जब ये नेगेटिव के साथ जुड़ता है तो नेगेटिव हो जाता है, जब ये पॉजिटिव के साथ जुड़ता है तो इसका अर्थ पॉजिटिव हो जाता है। तो उपसर्ग हमेशा याद रखना, पीछे नहीं लगते, आगे लगते। कहां लगते हैं? उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। उपसर्ग कहां लगते हैं? तो आप कहेंगे उपसर्ग आगे लगते हैं। आगे मतलब यहां आगे नहीं, यहां आगे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि संस्कृत में जो उपसर्ग की संख्या होती है वो 22 होती है। कितनी होती है बेटा? 22 होती है। 22 को संस्कृत में द्वाविंशति कहते हैं। अभी गिनती हमने पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने ये लिख दिया, वरना आपको गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर बात आती है कि 22 के 22 उपसर्ग हम याद कैसे करेंगे? अरे बहुत सिंपल तरीका है भाई, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे याद करना है? देखो, बहुत सिंपल है कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि। फिर से कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप अप। अरे मेरे चेहरे पे क्या देख रहे हो दोस्तों? इस चेहरे पे मत जाओ, इस पर जाओ, इस पर ध्यान से सुनो कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप अप। प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप अप। नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, मैं नीचे लेके चलता हूं कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि टिंग निंग 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 निंग। प्रपरा वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, है ना, बढ़ो ना आगे। कि प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप अप। प्रपरा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप अप। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये 4 से 5 बार रिपीट करोगे, याद हो जाएंगे आपको। अब एक बात बताता हूं आपको, जब भी आपसे संस्कृत में उपसर्ग पूछे, यही 22 में से चुनना है। हमारे पास यदि 3 प्रकार के केक हैं, समझिएगा, मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास 3 प्रकार के क्या है भाई, केक हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। एक मेरे पास ये गोलाई वाला केक है, सर्कल वाला होता है ना, ये चौखुटा सा केक है, और ये जो केक है वो आपका त्रिभुजाकार है। केक तो किसी भी फॉर्म में बन जाता है ना आजकल सॉरी, है ना। ये क्या है, मेरे पास 3 प्रकार के केक है। मैं एक शॉपकीपर हूं, आप मेरे पास आते हो कि सर केक दे दो। नहीं सर क्यों बोलोगे, फिर तो मैं दुकानदार होऊंगा ना। ए भैया केक दे दियो, ठीक है। आप आए मेरे पास कि भैया केक दे दियो। अब मेरे पास तो 3 ही केक है, तो आपको और सारी शॉप बंद है, आप और किसी पे जा नहीं सकते क्योंकि वो सब बंद है। अब क्या करोगे, या तो आप इस केक को लेके जाओगे, भाई चॉइस तो यही है ना, या तो आप इसे लेके जाओगे, या फिर आप इसे लेके जाओगे, या फिर आप इसे लेके जाओगे, है ना। आपको रिक्वायरमेंट है 1 किलो की। कितने की? 1 किलो केक की। ये बेचारा 500 ग्राम का है, इसके मेरे पास 2 पीस है, ठीक है। ये बेचारा 1 किलो का है, ये बेचारा भी 500 ग्राम का ही है। आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? आपको कितने की है?
1 किलो की, है ना। तो सबसे पॉसिबिलिटी जो प्रायर पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली, है ना, कि हम इस वाले केक को ले जाते हैं, आराम से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। आपने कहा कि सर हो सकता है कि मैं ये ना ले जाऊं, मुझे ये वाला पसंद नहीं आया, मैं ये वाले 2 ले जाऊंगा। ये सेकंड चॉइस होगी ना आपकी भाई। अगर आप उस पर कलरिंग पे जाओगे, गोलाई पे जाओगे, तभी तो आपकी चॉइस होगी ये, अदरवाइज चॉइस ये वाली सबसे बढ़िया। तो इसी प्रकार से जो उपसर्ग है इसमें भी हमारी चॉइस यही है। हमारे पास यही 22 है। कहीं भी पूछे, कैसे भी पूछे, संस्कृत के अंदर आप इन्हीं में से चुनना है। आपको इन्हीं में से चुनना है। जैसे हमने केक को चुना था क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, इस दुकान पर केवल 3 ही केक थे। अब इसी को चुनोगे आप, समझ में आ गई। तो आपको ये उपसर्ग वाले टॉपिक इतना सा ही है कि प्र, परा, परिप्रति, यदि, अभी, यति, अपि, दुर्दोष, निनिस, विषमानी, अनुअप, सूत, उपप, बस इतना खत्म, दैट्स इट। अब प्रश्न क्या आता है, देखो प्रश्न आपसे पूछता है कि बताइए व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, वी अपने आप में एक उपसर्ग है, अंग अपने आप में एक उपसर्ग है, ठीक है। 2 उपसर्ग है यहां पर व्याकरण में। प्रतिहार में आप देखेंगे प्रति एक उपसर्ग है, प्रत्याहार में इसी प्रकार से। संस्कृत सम एक उपसर्ग है, संधि सम उपसर्ग है। मतलब इन शब्दों को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये शब्द अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। कब कोई सा भी पूछे, आपसे पूछे व्यापार, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात निकल के आती है, वी उपसर्ग है, ठीक है। क्या, वी, व्यापार में भी वी और आंग उपसर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा अधिकार तो अधि उपसर्ग है, मैंने कहा अभिमान तो अभि उपसर्ग है। मतलब हमें उन 22 को छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है। वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके पिता हैं, उन्हीं को हमें पास रखना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं गिनती की। देखो गिनती एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। देखो तो पहले हम बनाने से पहले इन सबको जान लेते हैं। 20 को विंशति कहते हैं, 30 को 63 कहते हैं, 40 को 44 कहते हैं, 50 को 65 कहते हैं। जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही दिमाग में छापते चले जाओ, बस काम खत्म। विंशति 20 को कहते हैं, 63 30 को कहते हैं, 44 40 को कहते हैं, 50 को 65 कहते हैं, 50 को 65 कहते हैं। इसी प्रकार से 60 को षष्ठी कहा जाता है, 70 को सप्तति कहा जाता है, 80 को अशीति कहते हैं, 90 को नवति कहते हैं और 100 को शतम कहते हैं। 1000 की बात आती है तो 1000 को सहस्त्रम कहते हैं। जब बात 10,000 की आती है तो 10,000 को अयुतम कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, अयुतम कहा जाता है। इसी प्रकार से जब बात लक्षम की हो तो उसे 1 लाख कहते हैं और जब बात 10 लाख की हो तो उसे प्रियुतम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियुतम कहते हैं। 10 की आपसे पूछे तो आप कहेंगे 10 को हम संस्कृत में दशम ही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दशम कहते हैं। अब जानने वाली बात क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्या है जरूरी। तो सबसे जरूरी आपका 1000 हो जाता है। एग्जामिनर 10,000 पे फोकस डालता है और एक 10 लाख पर ज्यादा फोकस डालता है ना। मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस स्लाइड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद ना हो। यहां 50 और है, 50, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 502 वाला पूछता है पंचाशतम, ठीक है। 500 को बोलते हैं पंचाशतम और एक ये 50 होता है। 500 पूछेगा आपसे, दे देगा 50 का, मतलब कितने का पूछा उसने, 500 का। 500 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ऑप्शन देगा आपको पंचाशत, पंचाशतम, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 50 50 को कहते हैं और 500 पंचाशतम होता है। फोकस, ठीक है, समझ में आ गई। फोकस कैसे, फोकस ये वाली चीज है, शतम। शतम माने होता है 100, शत माने 100 नहीं है, शत माने 100 नहीं है, शतम माने 100 है। अंतर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जामिनर होने के नाते वो क्या क्या पूछ सकता है, जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम उधर नहीं देखिए, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर इधर ऊन। अच्छा ऊन देख के तुम्हारा मन कर रहा होगा सर सर्दी की बात करने वाले।
बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। जरा आपसे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सोचा, 12 इंपोर्टेंट है, द्वादश, 16 इंपोर्टेंट है, षोडश, 13 भी इंपोर्टेंट है, त्रयोदश, ठीक है। सठसठी, 66, सठसठी, 66, सठसठी, 66, 96, 97, 96, 97, 96, 97, 96, 97, 12, द्वादश, 16, षोडश, 12, द्वादश, 16, षोडश, सड़सीती, ध्यान से नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, सड़सीती, 86, सड़सीती, 86, 94, चतुर्नवति, 94, चतुर्नवति, 26, षड्विंशति, 26, षड्विंशति, 26, षड्विंशति, 64, चतुष्षष्ठी, 64, चतुष्षष्ठी, 64, चतुष्षष्ठी, 74, चतुःसप्तति, 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 54, चतुःपंचाशत। क्या है बेटा? चतुःपंचाशत। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी यहां लिख दी है, एक और स्लाइड में अभी कवर करेंगे, ठीक है। अब जानने वाली बात क्या है कि सर आपने ये क्या लिखा हुआ है। देखो, यदि हम कहीं पर भी ये कहें एक कम जहां भी आए, एक कम 20 में, एक कम 30 में, एक कम 40 में, एक कम 50 में, एक कम 60 में, एक कम 70 में, कहानी समझ रहे हो? तो जब भी आपसे ये कहानी बने तो आप क्या करेंगे? एक कम को संस्कृत में कहते हैं ऊन, एक कम को संस्कृत में कहते हैं एकोन, एक कम को संस्कृत में कहते हैं एकन्ना। क्या कहते हैं? एकन्ना, एकोन, एकन्ना, ऊन। यहां पर हमने ये जान लिया, बहुत है इतना जानना। अब जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है दोस्तों? वो आपकी जो जरूरी चीजें हैं वो है आपकी, यहीं पर लिख लेते हैं, है ना। देखो, आपसे पूछता है एग्जाम में 19, आपसे पूछता है 29, आपसे पूछता है 39, आपसे पूछता है 49, है ना। मान लो इतने सब पूछ लेता है तो क्या करोगे? अब सब तो याद नहीं करते आप, है ना। आपको मैंने याद भी नहीं कराई सारी गिनती कि भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये। क्या करोगे? एक कम की संस्कृत बताइए मैंने आपको। आपने क्या बताइए? एकोन, है ना। आपने बताइए सर एक कम की ऊन भी होती है। सर आपने बताइए एकन्ना भी होती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सब संस्कृत एक कम की है। जब ये संस्कृत एक कम की है तो ये किस में एक कम है? आपने कहा जी 20 में एक कम है ये, है ना। आपने कहा सर ये 30 में एक कम है। आपने कहा ये 40 में एक कम है, ये 50 में एक कम है। जब ये बात कह रहा है कि भाई 20 में एक कम है, 30 में एक कम है, 40 में एक कम है, 50 में एक कम है, तो इसका मतलब क्या है कि 19 में जब एक कम की बात आती है तो 19 में एक कम, मतलब सॉरी 20 में एक कम, तो एकोन एक कम किसमें? एक कम किसमें? विंशति में। यही तो है भाई, एक कम 20 में, यही तो लिखोगे आप। तो विंशति, एक कम किसमें? 63। कुछ नहीं करना, जोड़ दो बस, ऊन 63, एकन्ना चत्वारिंशत। ऐसे ही आप क्या करोगे? चत्वारिंशत, 50 के लिए एकोन 50, ऊन 50, एकन्ना 50। आ रही बात समझ में? अब यहां पर एक और खेल आता है कि सर आपने एक कम 20 में किया, है ना। सर ये भी तो कर सकते थे कि 10 और 9 19 होता है ना। तो अभी मैंने आपको 9 की संस्कृत सिखाई नहीं है ना, लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप सीखने की इच्छा रखते हैं, तो 10 को हम दशम कहते हैं, है ना। आपने ये तो जान ही लिया। और 9 को हम नव कहते हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि नव 10। क्या लिख सकते हैं बेटा? नव 10। क्या लिख सकते हैं? नव 10। क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि ये सर क्या हो गया, ये आपकी गिनती यहां पर कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गया होगा।
अब आपसे यहां पर पूछा जाए भाई 34 को क्या कहते हैं, तो 34 के लिए आपको 4 की संस्कृति भी आनी चाहिए, है ना। 32 के लिए आपको 2 की संस्कृति भी आनी चाहिए। तो आपने 30 की तो सीख ही ली है, 63 होता है ना। 20 को विंशति कहते हैं, 30 को 63 कहते हैं, 40 को चत्वारिंशत कहते हैं, 50 को पंचाशत कहते हैं, 60 को षष्ठी कहते हैं, 70 को सप्तति कहते हैं, 80 को अशीति कहते हैं, 90 को नवति कहते हैं, 100 को शतम कहते हैं, 1000 को हम सहस्त्रम कहते हैं, और जब आपसे 10,000 पूछे तो अयुतम कहिएगा, और जब आपसे लाख पूछे तो लक्षम कहिएगा, और जब आपसे 10 लाख पूछे तो आप प्रयुतम कहिएगा। दोस्तों अब यहां पर हम आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट गिनती रहती है वो कौन सी रहती है देख लेते हैं यहां पर कि एकह एका एकम, एकह एका एकम। एकम दोस्तों नपुंसक लिंग के लिए, बीच वाली लाइन स्त्रीलिंग के लिए, और ये वाली लाइन पुल्लिंग के लिए, ठीक है। तो एकह एका एकम, द्वे द्वे द्वे, त्रय त्रिस्त त्रीड, चत्वारि चतस्त्र चत्वारि, पंचन षट सप्त, ठीक है। ये 7 तक गिनतियां हो चुकी हैं। 8 को अष्ट या अष्टौ, 9 को नव, 10 को दशम, ठीक है। 14 को चतुर्दश और 13 को त्रयोदश। इंपोर्टेंट है इसलिए लिख दी है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। यहां पर पेपर में आपको बहुत सारी यहां से देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी यही होगी मेरी तरफ से, ठीक है। बात आती है 80 को क्या कहते हैं, तो आपने कहा जी अशीति कहते हैं, लेकिन अ अपने आप में क्या है, एक स्वर है। स्वर का जब किसी के साथ मेल होता है तो संधि होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वही यहां पर आपको संधि दिख रही होगी कि अशीति, अशीति मतलब 80, है ना। अब एक अशीति 81, 1 और 80 एकाशीति हो जाएगा। एकाशीति, द्वयशीति महत्वपूर्ण गिनती है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 82, ठीक है। द्वयशीति होता है। 83 को हम त्रयशीति कहते हैं, 84 को चतुर्शीति कहते हैं, 85 को पंचाशीति कहते हैं, 86 को षडशीति, 87 को सप्ताशीति। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक हलंत लगा देता है, उतने में बच्चा डर जाता है, लेकिन यहां पर हलंत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 80 को अष्टाशीति, 89, ठीक है। 89 को नवशीति, 89, 89 और 91। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि गिनती बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, आराम से कवर हो सकती है। हमने यहां पर आपके 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। शुरुआत कहां से की थी, और अब हम गिनती वाले टॉपिक को भी कर चुके, उपसर्ग वाले टॉपिक को कर चुके, संस्कृत वाला हमने स्टार्टिंग देख लिया, रचनाएं देख ली थोड़ी बहुत। अब चर्चा करते हैं अगली स्लाइड पर कि अगली स्लाइड पर हमें क्या पढ़ने को मिलता है ना। अगली स्लाइड पर जो हमें पढ़ने को मिलेगा बेटा, वो क्या मिलने वाला है। तो यहां पर जो अब आपको पढ़ने को मिलने वाला है वो गिनती के बाद हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा, क्या, पुरुष, वचन और लकार को, ठीक है। तो बात करते हैं पुरुष की, ठीक है। आपसे पूछा गया कि पुरुष के भेद कितने होते हैं, तो आपने कहा कि पुरुष के भेद 3 होते हैं। आपसे पूछा गया कि वचन के भेद कितने होते हैं, आपने कहा कि वचन के भेद भी 3 होते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए कि आपके लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आपने कहा जी लिंग के भेद भी 3 ही होते हैं। तो पुरुष के अंदर जान लेते हैं, पुरुष प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। अर्थात जब 3 प्रकार के पुरुष होते हैं तो सबसे पहला पुरुष दोस्तों, हम यहां पर, ये एक पुरुष है, ठीक है, ये दूसरा पुरुष है, मतलब एक यहां पर मैं हूं और एक आप है, ठीक है। मैं, आप, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बहुत मोटा है, वह बहुत खाता है ना। हमने शब्द क्या इस्तेमाल किया, वह बहुत मोटा है, वह बहुत खाता है, वह नाचती है और वह बहुत कम खाती है। वह नाचती है, वह बहुत कम खाती है। वह कुर्सी मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। वह गांव मेरा है, हम हर बार हम और तुम दोनों लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी पर यहां पर समझते हैं कि जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होता है, ठीक है, वह प्रथम पुरुष होता है। यहां पर भी देखिए जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होता है,
वह प्रथम पुरुष होता है। दिमाग चल रहा है? वह प्रथम पुरुष होता है। तुम मध्यम पुरुष होते हो। तुम मतलब जिससे बात होती है, जिससे बात होती है वो मध्यम पुरुष होता है। और जो बात को करता है, जो बात को करता है वो क्या होता है बेटा? वो उत्तम पुरुष होता है। यानी कि मैं उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह प्रथम पुरुष। क्लियर है फंडा? तो यही बातें लिखी हुई हैं। सह माने होता है वह, जो कि पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तुम माने होता है तुम, और अहम माने होता है मैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलता है कि लिंग के भेद बताइए। क्या पूछा गया भाई? लिंग के भेद बताइए। तो सबसे पहली बात आती है कि लिंग के भेद कितने होते हैं? कि ये 3 होते हैं। नाम क्या क्या है? कि पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो कहा गया कि पुरुष जाति के बोध कराने को हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कहा गया स्त्री जाति के बोध कराने को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो कहा गया कि नपुंसक जाति के बोध कराने को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। बात आती है कि पुल्लिंग में क्या क्या आता है। तो आपने कहा कि सहतौते आता है। क्या आता है? सहतौते। सहतौते, दिमाग को चलाइए। सह माने होता है वह, तौ माने होता है वे दोनों, और ते माने होता है वे सब। ठीक है। बात आती है स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सा ते ता। एग्जाम में प्रश्न आता है यहां से। ठीक है। सा ते ता मतलब सा माने वह, ते माने वे दोनों, और ता माने वे सब। नपुंसक जाति का जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कहा गया तत् माने वह, ते माने वे दोनों, और तानी माने वे सब। आपने पढ़ लिया इतना। पढ़ने के बाद चलते हो आगे की तरफ, फिर से धक्का लगाते हैं और जानते हैं कि क्या मिलता है आगे। आगे मिलता है आपको ये एक चार्ट, सुंदर सा चार्ट, जिसे आप पढ़ेंगे लय के साथ मेरे। कि सहतौते, सहतौते साते ता। देखो, सहतौते साते ता तत्ते तानी। 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 त्वं युवाम यूयम, त्वं युवाम यूयम, त्वं युवाम यूयम। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। सहतौते साते ता तत्ते तानी। त्वं युवाम यूयम, त्वं युवाम यूयम। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। हो जाएगा? हो जाएगा याद? अब देखो, सह माने क्या होता है? सह माने कहा गया देखो भैया वह होता है। ठीक है। ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सा माने वह होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तत् आपका वह होता है, ये नपुंसक लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से तौ की बात करें, तौ माने वे दोनों, ते माने वे दोनों, और ते माने वे दोनों। ठीक है। ते माने वे सब, ता माने वे सब, तानी माने वे सब। तुम माने, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। इसी प्रकार से हमने देखा कि अहम माने मैं होता है, आवाम माने हम दोनों होता है, वयम माने हम सब होता है। तो आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा। क्या रिपीट करना है आपने? फिर से वही रिपीट करेंगे कि सहतौते साते ता तत्ते तानी। सहतौते साते ता तत्ते तानी। सहतौते साते ता तत्ते तानी। त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। याद हो जाएगा? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा। बात आती है दोस्तों वाच्य परिवर्तन की। आप कहेंगे सर आज वर्ड विचार नहीं पढ़ा रहे हैं, आज संधि नहीं पढ़ा रहे हैं, आज कारक विभक्ति नहीं पढ़ा रहे हैं, आज समास नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो, इस बार मैंने ना डिफर किया है पहले से डिफरेंस क्या किया है कि जो टॉपिक्स आपके हर बार कराता था उनको बाद में रखेंगे, है ना।
तो जिससे कि आपको टॉपिक्स भी मिल जाए पूरे, आप अच्छे प्रकार से पढ़ भी लो और आपको एग्जाम में नंबर भी मिल जाए। तो यहां पर देखेंगे वाच्य परिवर्तन। आपका वाच्य परिवर्तन दोस्तों कहा गया कि वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कहा गया ये 9 से 10 लाइनें हैं, 10 से 12 लाइनें, ज्यादा नहीं है इसमें वाच्य परिवर्तन में, लेकिन 12 लाइन अगर आपने सीख ली तो 1 नंबर पक्का। 12 लाइन सीख ली तो 1 नंबर पक्का। देखो बात करते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य में भाई जिसका घर है, अगर मैं कहूं कि ये श्यामू का घर है, ये रामू का घर है, ये प्यामू का घर है ना, ये सारणी का घर है, ये साधना का घर है, तो रामू के घर में रामू की चलेगी, श्यामू के घर में श्यामू की चलेगी, राधा के घर में राधा की चलेगी, साधना के घर में साधना की चलेगी, है ना, रागिनी के घर में रागिनी की चलेगी, शालिनी के घर में शालिनी की चलेगी। जिसका घर उसकी चलेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि रामू की श्यामू के घर में चल रही है? हाँ, वो केवल तभी चल सकती है जब सेटिंग हो रखी हो, है ना। चलो, तो कर्तृवाच्य में अगर मैं बात करूं तो कर्तृवाच्य में सिंपल सा एक फंडा समझो, यहां पर कर्ता प्रधान होगा। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, केवल यही 3 भेद लिखिए, ये समझा रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पर कर्ता प्रधान होगा, यहां पर आपका कर्म प्रधान होगा, यहां पर कर्म प्रधान होगा, यहां पर आपका भाव प्रधान होगा। ठीक है, भाव की वैल्यू होगी, जो भाव, भाई टमाटर अगर 25 रुपए किलो है, अगर हमें खाना है तो उसी भाव पर लाना पड़ेगा, है ना, उसी भाव पर लाना पड़ेगा। भाव खा रहा है आजकल वो। ठीक है, तो भाव प्रधान है। चक्कर क्या है अब कि कर्तृवाच्य कर्ता क्या है। कर्तृवाच्य साथियों सीधी सी बात कहता है कि कर्ता प्रधान है। क्या है? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जो प्रधान होता है वही प्रथमा व्यक्ति होता है। भाई अगर मैं किसी की दावत में जा रहा हूं, अगर मान लीजिए कि पंकज की शादी है, जब पंकज की शादी है तो पंकज प्रधान हुआ या पंकज के पापा प्रधान होंगे? तो मेरी जो बात होगी, पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि अगर मैं पंकज की शादी में जा रहा हूं, या तो पंकज के पापा से मिल लूं या पंकज से मिल लूं और मिल करके चलाओ, यही होगा। तो वही चीज है कि कर्तृवाच्य में भी सेम कहानी दोहराई है कि जब कर्ता प्रधान है तो प्रथमा विभक्ति कहां लगेगी? कर्ता में लगेगी। कर्ता प्रधान है तो प्रथमा विभक्ति कहां लगेगी? कर्ता में लगेगी। और जब बात बेटा कर्म की आती है, जब बात कर्म की आती है तो कर्म साथियों द्वितीय विभक्ति का होता है। कर्म किसका होता है? द्वितीय विभक्ति का होता है। किसमें? कर्तृवाच्य में। कर्म किस विभक्ति का होता है? द्वितीय विभक्ति का होता है। एक बात और यहां पे आप समझिएगा, कर्ता केवल कर्तृवाच्य में ही प्रथम विभक्ति का होता है। कर्ता केवल प्रथम विभक्ति में ही, कर्ता केवल कर्तृवाच्य में ही प्रथमा विभक्ति का होता है, बाकी सब में तृतीय विभक्ति का रहता है। किसका? तृतीय विभक्ति का। कर्ता केवल कर्तृवाच्य में ही प्रथमा विभक्ति का होता है, बाकी सब में तृतीय विभक्ति का होता है। क्रिया की बात करते हैं। क्रिया साथियों कर्ता के अनुसार काम करती है। क्रिया यहां पर काम वाली बाई है, जिसके घर में जाती है उसकी तरह काम करेगी। ठीक है, अपनी नहीं चला सकती। ठीक है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार काम करती है। अभी क्रिया वो मान लीजिए जो दावत में रसोई वाले होते हैं, रसोइये, है ना, खाना बनाते हैं, हलवाई, है ना, तो वही क्रिया की हालत है। यहां पर आई तो पंकज के अनुसार काम कर रही है, वहां पर जाएगी तो मेरे अनुसार काम कर रही। कर्म मेरा घर है, समझ रहे हो? तो क्रिया साथियों, क्रिया कर्ता अनुसार काम करती है। कर्म वाच्य की बात करते हैं। कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ? कर्म द्वितीय का, पर मारे भगवान, प्रथमा का है ये, लिखिए यहां पर प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति समझ रहे हैं। ठीक है, कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति का होगा। क्या होगा बेटा? प्रथमा विभक्ति का होगा। बार बार द्वितीय बोल दे रहे हो यार, तो मजा नहीं आ रहा है ना। कर्म जो होगा वो प्रधान होता है, और कर्म साथियों प्रथमा विभक्ति का होता है। बात आती है सर कर्ता क्या होगा कर्मवाच्य में? कर्ता बेटा तृतीय विभक्ति का होगा। कर्ता क्या होगा? कर्ता तृतीय विभक्ति का होगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे अच्छी प्रकार से कि कर्ता आपको यहां पर तृतीय विभक्ति का नजर आएगा। ठीक है,
क्रिया जो होगी मैंने कहा था ये काम वाली बाई है, रसोईया है ये, क्रिया कर्म के अनुसार काम करेगी। ठीक है, क्रिया कर्म के अनुसार काम करेगी। फिर से समझो, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा व्यक्ति का होता है, कर्म द्वितीय व्यक्ति का होता है, क्रिया कर्तानुसार काम करती है। जबकि बात आई कर्म की, तो कर्म में क्या होता है, कर्म में कर्म प्रथमा व्यक्ति का होता है, कर्ता तृतीय व्यक्ति का होता है, और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार काम करती है। लेकिन जब कहानी यहां पर पहुंचती है भाववाच्य में, तो फिर बात आती है कर्ता, कर्ता क्या है, तो कर्ता तृतीय व्यक्ति का होता है, भाव की प्रधानता होती है, कर्म होता नहीं है, और क्रिया साथियों प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार कार्य करती है। किसके अनुसार, प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार कार्य करती है। फिर से समझिए, भाववाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति का होता है, भाव प्रधान होता है, कर्म होता नहीं है, और प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार क्रिया कार्य करती है। अब आपसे एक वाक्य दिया जाएगा कि राम है, या मैंने कहा रामेण हस्यते, हस्यते, तो ध्यान से सुनिएगा, ये यहां पर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो एक बात क्लियर हो गई कि ये जो वाक्य है वो आपका भाववाच्य है। क्या है बेटा, ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये क्या है, अपने आप में ये भाववाच्य है। कैसा पेन चल रहा है भाई, है ये क्या है, ये आपका भाववाच्य है। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदल दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि जो रामेण शब्द है इसको आप प्रथमा, रामेण, रामेण क्या है यहां पर, कर्ता है, तृतीय व्यक्ति का है, तो इसे आप प्रथम विभक्ति में बदलेंगे। जब आप इसे प्रथम विभक्ति में बदलेंगे तो क्या आएगा, राम है। ठीक है, हस्यते को आप फिर से बदलेंगे किसमें, इसके अनुसार क्रिया करेगी ना काम। अब जब इसके अनुसार काम करेगी तो क्या बन जाएगा, हसती। ठीक है, तो ये भाववाच्य से हमने किस में बदल दिया, कर्तृवाच्य में बदल दिया। किस में बदल दिया बेटा, कर्तृवाच्य में बदल दिया। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से अब आपको वाक्य दिया है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य दिया गया कि राम है पुस्तकम पठती। ये जो आप टी देख रहे हैं ये आपका कर्तृवाच्य है। ये राम है अपने आप में एक प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। पुस्तकम आप देख पा रहे होंगे द्वितीय विभक्ति है। तो अब क्या करेंगे, जब आप इससे बदलेंगे तो ये जो वाक्य है आपका, ये क्या है, ये आपका जो वाच्य आपको दिख रहा है ये क्या है, कर्तृवाच्य है। और आपको शर्त रखी हुई है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। क्या रखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए। तो फोकस क्या रहेगा, कर्तृवाच्य में जो कर्ता प्रथमा व्यक्ति का होता है वो कर्मवाच्य में तृतीया का हो जाएगा। तो राम है रामम रामेण, क्या बनेगा बेटा, राम है रामम रामेण। बात आती है पुस्तकम की, तो पुस्तकम को पुस्तकम ही रहने देंगे। पठती को पठते कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, पठते। तो ये जो वाच्य आप देख पा रहे हैं ये जो आपका बनेगा ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऐसे ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में आपको क्या होगा, बदलना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, आपको बदलना होगा। तो आप ये कर लेंगे। वो 12 रूल याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कर्तृवाच्य जो होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है, प्रथमा व्यक्ति का होता है, कर्म साथी द्वितीय व्यक्ति का होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार काम करती है। कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति का होता है, कर्म प्रथमा व्यक्ति का होता है, क्रिया कर्म के अनुसार काम करती है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, और जो भाववाच्य में क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एकवचन के अनुसार काम करती है, जबकि कर्म नहीं होता। चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, वर्ड विचार की तरफ। दोस्तों प्रश्न आता है कि संस्कृत में
वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे संस्कृत में वर्ण के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? संस्कृत में जो वर्ण के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। बात आती है कौन कौन से, तो कहेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। साथियों, जब आपसे पूछा जाए कि स्वर के भेद कितने होते हैं, क्या पूछा जाए, स्वर के भेद कितने होते हैं, तो कहिएगा स्वर के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। इससे जब आगे बढ़े तब आपसे पूछता है कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो कहिएगा कि स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से आपको व्यंजन के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। फिर आपसे अगला प्रश्न हो सकता है कि बताइए कि स्वर साथियों आखिर कहते कैसे हैं, या वर्ण कहते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात आती है कि ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। स्वर साथियों किसे कहते हैं? जिसको उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, या जो स्वयं ही उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर का दूसरा नाम अच होता है, जबकि व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। ठीक है, व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। बात आती है कि जो आपने भेद किए हैं स्वर के, वे आखिर आगे क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर की बात करें, कहा जाता है कि एक मात्रा का समय लगे उच्चारित करने में, कितनी? एक मात्रा का यदि समय लगे उच्चारित करने में तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का जहां पर समय लगे उच्चारित करने में उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जहां पर उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बात आती है कि सर व्यंजन को कितनी देर में उच्चारित करते हैं, तो व्यंजन वर्ण को साथियों याद रखिएगा आधी मात्रा में उच्चारित करते हैं। कितनी? आधी मात्रा में। प्रश्न ये आता है दिमाग में कि आखिर मात्रा कहते कैसे हैं। तो एक जो पलक झपकने का समय होता है, पलक झपकने के टाइम पीरियड को, पलक झपकने के समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? मात्रा कहते हैं। बात आती है कि ह्रस्व स्वर के वर्ण जो होते हैं वो 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। बात आती है कि वो जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं वे कौन कौन से होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे आ, ई, उ और ऋ और लृ। ठीक है, आ, ई, उ, ऋ और लृ। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में भी दोस्तों आपके जो वर्ण होते हैं वो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ऋ। ये सभी आपके जो 8 वर्ण हैं साथियों, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनको उच्चारित करने में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत की बात करते हैं। प्लुत का एक डिनोटेशन होता है दोस्तों, जिसे 3 के रूप में डिनोट किया जाता है। किसके? 3 के रूप में डिनोट किया जाता है, या ओम की ध्वनि के साथ भी इसे हम डिनोट करते हैं। किसकी? ओम की ध्वनि। बात आती है कि प्लुत स्वर के भेद कितने होते हैं, तो प्लुत स्वर के आपके भेद 9 होते हैं। मतलब जो भी आपने अभी तक वर्ड देखे उन सभी में हम इसके पीछे 3 लगा देते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन साथियों ये व्यंजन के प्रकार होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को ही हम उदित व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है बेटा? 25 होती है। ठीक है, ये का से मा तक दोस्तों लिए जाते हैं। कहां से कहां तक? का से मा तक। ये का से मा तक लिए जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को हम यड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? यड़ कहते हैं, यड़ प्रत्याहार। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, उस व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, जिसे हम सल कहते हैं। स, स, स और ह, ये इसके अंतर्गत वर्ण रहते हैं। यहां से आगे बढ़ने से पहले एक स्लाइड और ली जाती है और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको क्या क्या याद रखना है। जब आपसे संस्कृत में आपसे स्वर वर्ण पूछे, संस्कृत में जब आपसे क्या पूछे बेटा? स्वर वर्ण पूछे, तो आप जवाब दीजिएगा कि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 9 रहती है। स्पेशली जब आपसे यह पूछे कुल स्वर वर्ण, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतर है। ठीक है,
आपसे पूछे कि कुल स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है और आपको ऑप्शन दिया हो 13, तब आप यहां पर 13 बताइएगा। जब प्रश्न कुल स्वर वर्ण हो तभी बताना है, ठीक है। जब आपसे पूछे कि व्यंजन वर्ण की संख्या, तो आप बताइएगा 33, ठीक है, 33, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आपसे यहां से प्रश्न ना पूछा जाए और आपसे पूछे कि बताइए संस्कृत में सामान्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में आपसे क्या पूछा, वर्ण की संख्या कब पूछा है, ये सामान्यतः, तो आप बताएंगे संस्कृत में जो वर्ण की संख्या होती है वो 50 होती है। लेकिन जब आपका एक शब्द इस्तेमाल कर ले कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार, क्या पूछा जाए बेटा, पाणिनि शिक्षा अनुसार, वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे कि अगर पाणिनि शिक्षा का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो वर्णों की संख्या आपकी 63 से 64 आप बताएंगे, ठीक है। अब फिर आपसे ध्यान देना है कि अब जब 63 से 64 आपकी बात चली रही है, कितनी चल रही है बेटा, जब आपकी बात 63 से 64 चल ही रही है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात और भी होगी ना। वो बात क्या होगी, सोचो जरा, वो बात ये होगी ना कि अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमसे अगर स्वर वर्ण पूछे तब क्या बताएंगे। तो अगर आपसे पाणिनि शिक्षा के अनुसार जब आपसे स्वर वर्ण पूछे तो आप बताइएगा 21 या 42, वो सॉरी 21 या 22, ठीक है। जब आपसे यहां पर व्यंजन वर्ण पूछे तो आप कितना बताएंगे, व्यंजन बताएगा 42, कितने बताएंगे बेटा, 42, ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर प्रश्न इन दोनों में से पूछा जाए तो भी आप यही बताएंगे। अगर प्रश्न यह आता है कि महेश्वर सूत्र में स्वर वर्ण, तो आप कितने बताएंगे, 9 बताएंगे। कितने बताएंगे बेटा, 9 बताएंगे, ठीक है। स्वरवर्ण पूछे नॉर्मली तो भी 9, कुल स्वरवर्ण जब पूछे तो 13 और व्यंजन वर्ण पूछे तो 33। समझ में आ गई इतनी कहानी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखने को मिलता है, आगे मिलता है कि व्यंजन के कुल भेद कितने होते हैं। देखो हमने अभी शुरुआत में क्या देखा था कि व्यंजन के जो भेद होते हैं वो कितने थे, 3 थे। वो बेटा जो 3 थे वो आपके महेश्वर सूत्र के अनुसार है, ठीक है। किसके, महेश्वर सूत्र, अभी हमने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे आगे। महेश्वर सूत्र के अनुसार है। जब आपसे प्रश्न ये हो जाए कि व्यंजन के कुल भेद कितने होते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन के जो कुल भेद होते हैं वो 4 होते हैं। आप कहेंगे सर कौन सा ऐड कर दिया नया, संयुक्त व्यंजन। यहां से एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। इनमें से एक प्रश्न आपको मिलना तय है, पक्का है, मिलेगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपने कहा संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, छ, आधा क और स। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये ना मिले, क धन सा ना मिले, आपको ये दे दिया जाए। ध्यान से देखिएगा, क हलंत, स हलंत, धन अ। अगर ऐसे देता है तो ये भी सही है, ये भी क्या है, ये भी सही है। तो यही चीज आप नीचे वालों में अप्लाई कर लेंगे। त्र दोस्तों त धन रा से मिलता है, ज्ञ दोस्तों ज धन या से मिलता है, जबकि स्र की बात करें स धन रा से मिलता है। किससे, स धन रा से मिलता है। यानी कि एक बात तो यहां से समझ में आ रही है मेरे कि संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, उनका ये पैटर्न है। लेकिन क्या हमने एक प्रश्न और नहीं छोड़ दिया, फोकस कराते हैं थोड़ा सा, फोकस। देखो संधि स्वर भी आपके कुछ वर्ड कहे जाते हैं, मैंने वो छोड़ दिया था, वहां पर छोड़ नहीं दिया, लिखा तो हुआ है लेकिन आपको बताया नहीं, ठीक है। देखो ध्यान दिलाते हैं। देखो ये क्लासेस आपकी कंप्लीट क्लासेस है, ठीक है। संधि स्वर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए थोड़ा समय लगा मुझे निकालने में क्लास को, ठीक है, डिलीवर करने में, लेकिन आपको क्लास अच्छी लगेगी उम्मीद करता हूं।
संध स्वर की संख्या कितनी है, तो आपने कहा जी 4 होती है। बात आती है कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप देखेंगे ए, ओ, आई और औ, ये वर्ड आपके संध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ए साथियों हमें गुण संधि से मिलता है, अ धन ई गुण संधि होती है। ओ साथियों हमें अ धन ऊ से मिलता है, अ धन ऊ से मिलता है। ओहो, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या होती है, गुण संधि होती है। क्या होती है बेटा, गुण संधि। क्या होती है, गुण संधि। ठीक है। यहां पर आई की बात करें तो अ धन ए वृद्धि संधि होती है, अ धन ओ ये भी आपका क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो नीचे वाले आपके वृद्धि संधि से मिलते हैं, ऊपर वाले आपके गुण संधि से मिलते हैं, ये आपके संध स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां से आपके ये प्रश्न बन जाते हैं। बात आती है कि और क्या पढ़ना है, तो आगे आपको मिलता है उच्चारण स्थान। क्या मिलता है बेटा, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछे जाए कि सामान्यतः उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 7 होती है। कितनी होती है बेटा, 7 होती है। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछे कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि भाई 8 होती है। कितनी होती है बेटा, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो चुका है। क्लास को शेयर कर दीजिए। पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ठीक है। आपको अभी संधि पढ़ाना है, समास पढ़ाना है, कारक पढ़ाना है, इसके अलावा जो आपके बचेंगे अव्यय पढ़ाना है, रचनाएं पढ़ानी है। ठीक है। तो अगर आप लाइक और शेयर कर देंगे एक बार तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी का कि आप लाइक और शेयर कर रहे हैं। ठीक है। बात आती है सामान्यतः उच्चारण स्थान की संख्या 7 होती है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या 8 होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो 7 आपके लिखे हुए हैं। देखो 7 आपके लिखे हुए हैं। कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होता है, जीवा मूलम होता है। लेकिन सर जो आपने नहीं लिखा 8वां वो कौन सा है, तो 8वां बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो उर काकली होता है। क्या होता है बेटा, उर काकली। ठीक है। ये आपका पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। ठीक, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े। देखो अब जब बात आती है कि सूत्र याद करने हैं, तो आपको केवल 11 सूत्र याद करने हैं, और 11 सूत्र यदि आपने याद कर लिए तो उच्चारण स्थान आपके सामने डिंग 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 करेंगे। ठीक है। डिंग 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 करने वाले। देखो कैसे करेंगे। आपसे सबसे पहले पूछा गया कि सबसे पहला क्या रहता है, तो आपने कहा कि अकुह विसर्जन नाम कंठा। क्या रहता है बेटा, अकुह विसर्जन नाम कंठा। मतलब जो अ और आ का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है बेटा, वो आपका कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है। उच्चारण स्थान अ और आ का। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि यदि बात आती है किसकी, का उच्चारण स्थान क्या होता है, ख का, ग का, घ का, अग का, विसर्ग का, ह का उच्चारण स्थान, तो आप कहेंगे कि इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछा गया कि वकारस्य, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपने कहा कि व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है बेटा, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। अकुह विसर्जनाम कंठा, अकुह विसर्जनाम कंठा। आगे बढ़ते हैं। आपको मिलता है कि इचु यशा नाम तालु, मतलब ई का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतुर रसा नाम मूर्धा, रिरी, दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ, अड़। फोकस करिए। ट, ठ, ड, ढ, अड़। र वर्ड और स वर्ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी प्रकार से अगर आप और देखेंगे तो आपको मिलता है लतु लसा नाम दंता। लाइन क्या याद रखनी है, लतु लसा नाम दंता। लृ का उच्चारण स्थान त, थ, द, ध, न, और ल वर्ण का उच्चारण स्थान और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपु पद्यमानीय ओष्ठौ, उ का उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ, म, और दोस्तों उपद्यमानीय वर्ण, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ए दई तो कंठ तालु,
ए दई ते कंठ तालु, मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, इसी प्रकार से ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओ औ यानी कि कंठ ओष्ठ। क्या होता है बेटा? ओ औ यानी कि कंठ ओष्ठ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि यमंग गणनम नासिका। क्या देखा आपने? यमंग गणनम नासिका, मतलब ये का उच्चारण स्थान म का, अंग का, ड़ का, न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। अनुस्वारस्य नासिका। एक बार फिर से देखते हैं। अकुह विसर्जनी नाम कंठा, ऋतुर्रसा नाम मूर्धा, इचु यशा नाम तालु, लतुलसा नाम दंता, उपपद्यमानी ओष्ठौ, एदयितो कंठ तालु, ओदयितो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यवंगणनम नासिका और अनुस्वारस्य नासिका, जीवामूल्य जीवामूलम। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? जीवामूल्य जीवामूलम मतलब जीवामूल्य कौन से वर्ड होते हैं? तो आपका और खा आपके दिमाग में उपध्यमानी वर्ड भी होंगे। तो ऐसे वर्ड जैसे प और फ जो ओष्ठ से उच्चरित होते हैं और उनके आगे यदि हम विसर्ग लगा देते हैं, अर्ध विसर्ग लगा देते हैं, तो वह साथियों आपका उपध्यमानी वर्ड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलता है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपने कहा कि अयोगवाह वर्णों की संख्या पूरी की पूरी 4 होती है। अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, उपध्यमानी होता है, जीवामूल्य होता है। ये आपके अयोगवाह वर्ण रहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं प्रयत्न की, तो संस्कृत में साथियों प्रयत्न आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। मतलब प्रयत्न भी क्या दोस्तों कि वर्ण को उच्चरित करने के लिए जो यत्न करना पड़े वही साथियों प्रयत्न कहलाता है। क्या सर क्या बोल जाते हो? वर्ण को उच्चरित करने के लिए जो प्रयत्न करना पड़े वही यत्न कहलाता है, वही प्रयत्न कहलाता है। जो यत्न आप करोगे वर्ण को उच्चरित करने के लिए वही यत्न साथियों क्या कहलाएगा? प्रयत्न कहलाएगा। बात आती है कितने भेद होते हैं? तो आपने कहा जी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। कितने भेद बताए मैंने आपको? 5 भेद। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। एक होता है आपका स्पष्ट प्रयत्न, दूसरा होता है ईसत प्रयत्न, ईसत स्पष्ट, ठीक है। तीसरा होता है विव्रत, चौथा होता है ईसत विव्रत, 5वां होता है संव्रत, है ना। इसी प्रकार से जब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो मिलता है बाह्य प्रयत्न। कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। कितने? 11? अरे बाप रे, कितने? 11 प्रकार का। कोई बात नहीं है, हंसते हंसते आगे बढ़ेंगे। देखो 11 प्रकार कौन कौन से होते समझते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्या क्या? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर हम पढ़ते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। फिर पढ़ते हैं घोष, अघोष, ठीक है, संवार, नाद, विवार और श्वास। तो इस प्रकार से आपके जो बाह्य प्रयत्न थे वो कितने थे? 11 थे। 11 के 11 मैंने बता दिए। बहुत याद करने के लिए नहीं है, एक तरीका है याद करने का। याद करने के लिए इतना सारा नहीं है, पढ़ने का, पढ़ाने का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम चीजों को सरल तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार देखे कौन से होते हैं। हमने बताया आपको स्पष्ट प्रयत्न होता है सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला आपने देख लिया कि स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो आपने कहा कि स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत वे 25 वर्ड आते हैं जो स्पर्श वर्ड के अंतर्गत होते हैं। किसके? स्पर्श व्यंजन के जो अंतर्गत होते हैं वही वर्ड साथियों। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वही साथियों स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। मतलब सिंपल सी बात कही गई, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो आप वर्ड देख पा रहे होंगे, ये का से मा तक के जो वर्ड होते हैं वो स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से विव्रत की यदि मैं बात करूं तो विव्रत के अंतर्गत वे स्वर वर्ड आते हैं जो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ और ओ, औ। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं। जब आपसे प्रश्न यह होता है कि ईसत स्पष्ट बताइए, तो ईसत स्पष्ट साथियों 4 वर्ड होते हैं जिन्हें हम अंतइष्ट यानी कि जड़ प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। य, व, र और ल, इन्हीं वर्णों को कहा जाता है, ठीक है। ईसत विव्रत दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए तो ईसत विव्रत आपके ऊस वर्ड होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। इन्हें हम सल भी कहते हैं, स, स, स और ह।
इसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि बताइए समवर्त जो वर्ण होते हैं, कौन से समवर्त जो वर्ण होते हैं वो कौन सा होता है, तो आपने कहा कि जो अवर्ण होता है वही आपका समवर्त वर्ण होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने सही से सीख लिया। यहां से आगे भी अभी आपको सिखाते हैं जल्दी से कि आगे क्या पढ़ना है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे आपकी अभ्यंतर प्रयत्न की। अब चर्चा करेंगे आपके साथ किसकी भाई, आपके साथ जो चर्चा करनी थी अब करनी थी बाह्य प्रयत्न की, है ना। तो बाह्य प्रयत्न साथियों आपके 11 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कौन कौन से होते हैं, पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, संवार, नाद, विवार और श्वास। देखो इनको लिखने का जो क्रम मैंने एकदम बदला है, वो कैसे रखा है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो जो वर्ण आपके नीचे की तरफ है ये आपके स्वर वाले वर्ण हैं, मतलब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वर वर्णों को कवर करेंगे। इसके माध्यम से हम स्वरों को उच्चारित करते हैं। जबकि घोष के साथ जो आपको एक पंक्ति में दिख रहे होंगे संवार और नाद, इनके अंतर्गत एक ही वर्ण आते हैं। जो घोष के अंतर्गत आएगा वो संवार के अंतर्गत आएगा वो नाद के। इसी प्रकार से अघोष के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो विवार आता है और श्वास आता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। तो अभ्यंतर प्रयत्न आपकी समझ में आ गए। अभी अब कहोगे सर ये समझाए कहां है आपने, जी बिल्कुल, अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे अल्प प्राण, तो आपके हाथ आपके पास रहते हैं। एग्जाम में इसे कोई हाथ को अलग नहीं कर सकता, उंगलियां आपके साथ रहती हैं। जब आपसे अल्प प्राण और महाप्राण से प्रश्न पूछे, अपने हाथ को आगे करिएगा। ठीक है, अपने हाथ को आगे करिएगा और आगे करने के बाद ऐसे करिएगा अल्प महा अल्प महा अल्प। ये क्या, यही है ट्रिक दोस्तों। फिर से देखो, ये आपने हाथ रख लिया, 5 उंगलियां हैं, ये यही हाथ है। ठीक है, यही पंजा है। तो आपने देखा अल्प प्राण, आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा अल्प, फिर आपने देखा महा, फिर आपने देखा जी अल्प, फिर आपने देखा महा, फिर आपने देखा जी अल्प। मतलब अल्प महा अल्प महा अल्प, ये क्या है, यही तरीका है सीखने का। अल्प महा अल्प महा अल्प। आपको याद होगा कि जो हमने का से मा तक जो हम पढ़े थे वर्ण स्पर्श व्यंजन, ठीक है, उनके अंतर्गत आपके 5 वर्ग रहते हैं। यहां पे समझाने का प्रयास किया है मैंने। 5 वर्ग रहते हैं। क वर्ग, देखो वर्ग तो ऐसे काउंट होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लेकिन अगर खड़े में देखें तो क, ख, ग, ये भी तो आपके 5 ही हैं। इन्हीं को 5 उंगलियों पे फिक्स कर लो। ये जो आपका है, इसे देखो, इसे अगर मैं इसे यहां पर ये कह दूं कि अल्प, ये मना नहीं कर पाएगा। अल्प, ये महा, ये फिर अल्प, ये फिर महा और ये फिर अल्प। अल्प महा अल्प महा अल्प, मतलब ये क्या है कि आप जो याद करते हो ना 2 और 4 24 करके महाप्राण होता है, फेल। अल्प महा अल्प ऐसे याद करो, कहानी बन जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है सर महाप्राण में और भी वर्ड आते हैं क्या? हाँ आते हैं। देखो इधर महाप्राण के अंतर्गत आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि स और ह, ये वर्ड आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण आपका य, र, ल और व, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण मतलब दोस्तों ऊष्मा को सर्जित कर रहे महा। ठीक है, आपको ताकत लग रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपकी अघोष और सघोष की, तो फिर से आपके अगेन फिर हमारे हाथ काम आने वाले हैं। हाथ को देखो, अघोष 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 अघोष, बाकी बच्चे घोष, बाकी बच्चे घोष। तो अघोष अघोष, तो आपका क और ख हमने उंगली पे ही तो काउंट किए थे, वो क ख ग घ ङ च छ ज ज य, यही तो था। तो शुरुआत के जो वर्ड थे 2, वे आपके अघोष और अघोष हो जाएंगे। अगर मैं इस स्लाइड पर दोबारा आऊं तो आपको मैं बताता हूं कि अघोष और ये वाला वर्ड भी अघोष, बाकी ये तीनों क्या बचे आपके घोष, यानी कि ग घ ङ ज झ य ट ठ ड ढ द द ब भ म, ये सब आपके हो गए। ठीक है, अब हो सकता है कि एग्जामिनर प्रश्न बदल दे कि बताइए महाप्राण में आपके कुल कितने वर्ड आते हैं, तो आपको वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। महाप्राण 2 और 4 वाले थे, अल्प महा तो वो 5 5 यानी कि 10 हो गए आपके। 10 और 4 वर्ड नीचे थे, 14 वर्ड आप बता देंगे। कितने बताएंगे? 14 वर्ड।
ऐसे ही आपसे कह दे कि अच्छा ठीक है अल्प प्राण बताइए, तब क्या करोगे? तो 15 वर्ड आपके वो हो गए, 15 और 4 19 वर्ड हो गए। समझ रहे हो? गणित समझ रहे हो ना, वो वर्ड काउंटिंग का। बहुत बढ़िया। अब देखो अघोष अघोष आपकी समझ में आ गया। अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो आपका जो खर प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार, ठीक है, यहां पर आपको श स ये आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां पर य, र, ल और व, मतलब ह वर्ड को, ह वर्ड के साथ साथ आप लिख सकते हो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं, किसके? हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उन्हें हम घोष कहते हैं, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उसे हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अघोष कहते हैं। जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं, और हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उसे हम घोष कहते हैं। बात आ गई समझ में? सिंपल है। हा से लेकर के सा तक के हायवरट लड़ यमंगंडम झवय गर्दस जबगर्दस चस तक समझ में आ रही है? यहां पर देखो, यहां पर खाफु छाठत चट तव कपय ससर, ये जो वर्ड रहते हैं वो आपके खर प्रत्याहार में होते हैं। अब बात आती है कि अघोष को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अघोष को साथियों हम विवार भी कहते हैं, अघोष वर्णों को ही हम श्वास भी कहते हैं। तो अघोष, विवार और श्वास के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? जो आपके पहले वाले रहते हैं, क ख, समझ में आ रही बात? क ख, च छ, त थ, समझ में आ रही है? और घोष के अंतर्गत आपके बाल वाले रहते हैं। घोष को हम साथियों नाद और संवार के नाम से भी जानते हैं, नाद और संवार के नाम से भी जानते हैं। फिर बात आती है कि सर आपने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया, ये क्या भूल गए आप? नहीं जी, देखो उदात्त वर्ड जो होते हैं ये आपके स्वरों के लिए होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है अनुदात्त वर्ड होते हैं, ये भी सर आप कह रहे हो स्वरों के लिए होते हैं, जी हाँ। फिर बात आती है कि सर स्वरित, तो वो भी आपके किसके लिए होते हैं बेटा? वो भी आपके किसके लिए होते हैं? मैंने किसके लिए बताया आपको कि ये भी आपके साथियों किसके लिए? स्वरों के लिए होते हैं। अब अंतर क्या है? इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता। इसमें वर्ड के नीचे, वर्ड के नीचे आड़ी रेखा होती है, पड़ी हुई रेखा, ठीक है। वो भी वर्ड कौन सा? स्वर वर्ड, ठीक है। पता चले कुछ भी काउंट कर लो। तो स्वर वर्ड के ऊपर खड़ी रेखा होती है, ठीक है। ये क्या सर? ये तो आपने मतलब दिल की बात कह दी। देखो उदात्त जो होते हैं वो अ, आ, ई आदि ले सकते हो इनके अंतर्गत, ठीक है। अगर हम अनुदात्त की बात करें तो आ के नीचे जो आपका अंडरलाइन होता है ये वर्ड, आ के नीचे जो आपका अंडरलाइन होती है आड़ी रेखा, ठीक है। ई के नीचे जो आपका अंडरलाइन होती है, ई के नीचे जो आपका अंडरलाइन होता है, ये आपके आदि, ये वर्ड भी क्या होते हैं भाई? अनुदात्त कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं स्वरित वर्ड की बात करूं तो अ के ऊपर जो खड़ी रेखा होती है, ठीक है, आ के ऊपर जो खड़ी रेखा होती है, ई के ऊपर जो खड़ी रेखा होती है, ई के ऊपर जो खड़ी रेखा होती है, ये आपकी क्या होती है जी? स्वरित वर्ण होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं किसकी? महेश्वर सूत्र की, तो यहां पर जब महेश्वर सूत्र को आप पढ़ने की बारी करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। और अक्षर दोस्तों किसे कहते हैं? जिसके और टुकड़ों, जिसको हम और अधिक क्षरण ना कर सके, जिसको हम और अधिक नष्ट ना कर सके। तो ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि जी एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, और तपस्या शिवजी की कर रहे थे। शिवजी जी तुरंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते ही वे नृत्य करने लगे, ठीक है। तो शिवजी के बारे में यहां पर एक स्टेटमेंट आता है
क्या स्टेटमेंट आता है? आपको दिख रहा होगा कि डमरू हाथ में है और उसी डमरू को वो बजा रहे हैं, नटराज है। ठीक है, तो कहते हैं इनके बारे में कि नृत्तावसानी नटराज राजो, क्या? नृत्तावसानी नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचबारम, उधर तुकामा सनकादिसिद्धा, ने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहा गया कि नटराज ने जब नृत्य किया तो डमरू से 9 और 5 बार ध्वनियां निकली। उस लाइन पर फिर से एक बार गौर फरमाएंगे कि ननाद ढक्काम नव पंचबारम। फिर से देखते हैं कि नृत्तावसानी नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचबारम, उधर तुकामा सनकादिसिद्धा, ने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। सिंपल सी बात कही गई कि महेश्वर सूत्र के अंतर्गत 14 ध्वनियां यानी कि 14 सूत्र लिखे गए। ठीक है, महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे जी 14 है। महेश्वर सूत्र को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कहा गया कि अक्षर सामान्य सूत्र के नाम से, वर्ण सामान्य सूत्र के नाम से, चतुर्दश सूत्र के नाम से और शिव सूत्र जालम के नाम से कहा जाता है। बात आती है कि वो 14 सूत्र कौन से हैं, तो उनको हम आपके सामने लेके आते हैं। कहा गया कि अ ई उड़ ऋ लृ क। क्या कहा गया दोस्त? अ ई उड़ ऋ लृ क, ए और आई औच। यानी कि अगर गौर फरमाएंगे तो क्या आता है कि अ ई उड़ ऋ लृ क, ए और आई औच, हैवरट लड़ यमंगणम, हैवरट लड़ यमंगणम, जभय गणदस जबगणदस, खफ छठत चट तव कपय सर और हल। क्या कहा गया? यमंगणम, झभय गणदस जबगणदस, खफ छठत चट तव कपय सर और हल। तो यहां पर जो आपके प्रश्न बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए स्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। आपसे क्या पूछा भाई? स्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपने कहा कि स्वर सूत्र की संख्या 4 होती है। फिर आपसे पूछता है कि स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपने कहा कि स्वर का जो दूसरा नाम होता है वो अच होता है। ठीक है, फिर दिमाग में एक और बात आती है कि इन स्वर वर्णों के अंतर्गत आपके कितने वर्ण आते हैं? तो आपने कहा जी इन वर्णों के अंतर्गत आपके 9 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो आपने कहा अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, आई, ठीक है, ओ और औ। ये जो आप वर्ण देख पा रहे हैं ये आपके 9 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? उन्हीं स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं। आपसे अगला प्रश्न हो सकता है यहां से कि व्यंजन सूत्र की संख्या कितनी होती है? व्यंजन सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपने कहा कि व्यंजन सूत्र की जो संख्या होती है वो 10 होती है। बात आती है कौन कौन से? तो व्यंजन को हम हल कहते हैं। ठीक है, व्यंजन सूत्र के अंतर्गत, दोस्तों व्यंजन सूत्र के अंतर्गत आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि कितने वर्ण आते हैं या हल प्रत्याहार में आपके कितने वर्ण आते हैं, तो आप कहेंगे 33 वर्ण आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो कहानी समझ में आती है सर। फिर और भी प्रश्न आता है। जी हां, आपसे पूछेगा कि बताइए कि सूत्रांत, सूत्रांत मतलब समझते हो? सूत्र के अंत में आने वाला वर्ण, सूत्रांत वर्ण। ठीक है,
कौन सा वर्ड बताना है, ऐसा सूत्रांत वर्ड बताना है जो 2 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्त? सूत्रांत वर्ड जो 2 बार आता है। भाई ऐसा कौन सा वर्ड है जो सूत्र के अंत में 2 बार आता है? तो गौर फरमाते हैं, यहां पर आपको मैं दिखा भी देता हूं। एक वर्ड आप देख रहे होंगे अड़ा, और दूसरा आप देख रहे होंगे, ये गलत लिखा हुआ है, ए और, ठीक है, यहां पर ए और डा आता है, ठीक है। यहां पर आपको देखेगा ये वाला वर्ड, समझ में आ रही बात? ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, यही वो वर्ड है जो 2 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्त? 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। बाकी कोई वर्ड आपका 2 बार नहीं आता। तो आप इसे नोट करेंगे कि सूत्रांत वर्ड जो 2 बार आता है उसे हम अड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम अड़ा कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे एक बात और पूछेगा कि बताइए सूत्र जो आपके महेश्वर सूत्र है, महेश्वर सूत्र में 2 बार आने वाला वर्ड, तो आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। किस चीज में कंफ्यूज होते हैं? वो समझते हैं कि वो कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आया है कि सर जब ए ओड आई औच हैवरट लड़ी अमंगणम जबे गर्दस जबगरदस, तो जो इया वर्ड रहता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वर्ड रहता है, ये भी तो सर 2 बार आया है। एक ये आया है, एक ये आया है। अब समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। ये जो आपका वर्ड है ये हलंत है, तो इसे हम पूर्ण वर्ड नहीं मानेंगे। लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो 2 बार आता है, वो है आपका ह, और इधर देखेंगे आप ह। ये वर्ड साथियों कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो आप यहां पर जो उत्तर लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे? हा वर्ड साथियों कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितनी बार आता है बेटा? 2 बार आता है। यहां से जो आपके प्रश्न बने वो आपको समझ में आ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर आपने अभी हमको ये पढ़ाया, ठीक है, अभी आपने हमको ये पढ़ाया, यहां से और भी प्रश्न आते हैं, यहां से प्रश्न और बनते हैं। वो प्रश्न क्या बनते हैं? आपसे पूछेगा कि आखिर इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछेगा बेटा? इत्संज्ञक वर्ण। अब मैं आपको बताता हूं इत्संज्ञक वर्ण होते क्या है। तो समझिएगा कि जो प्रत्येक सूत्र के अंत में आपको हलंत वर्ण दिख रहा है, जो आपके हलंत वर्ण है ये वाले, ठीक है, ये जो आपको हलंत वर्ण आपको दिख रहे हैं अंत में, ये वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? ये वर्ण आपके इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। आप समझ पा रहे हैं इसको? क्या कहलाते हैं? इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। मतलब एक यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है कि ये आपसे पूछे जाए कितने होते हैं इत्संज्ञक वर्ण, कितने होते हैं, तो आप कहिएगा कि इत्संज्ञक वर्ण की संख्या 14 या 15 होती है। आप कहेंगे सर ये 14 या 15 का मतलब क्या है? 14 समझ में आ रहे हैं, 15 कहां से है? तो जो आप लड़ प्रत्याहार देख रहे हो, लड़ प्रत्याहार, ठीक है, लड़ सूत्र जो देख रहे हो, यहां पर आ की संज्ञा भी होती है। लड़ के साथ साथ आ की संज्ञा, अड़ा के साथ साथ आ की संज्ञा भी होती है, इसलिए इसे हम 14 या 15 के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो आपने आज बहुत कुछ सीख लिया हमारे साथ, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको लेकर चलता हूं एक और विमान की तरफ दोस्तों, जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो वो जो आपकी क्लास रहेगी वो किस पर रहेगी? वो आपकी गण और धातु पर रहेगी। मतलब बहुत कुछ हम इस क्लास से अचीव करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा था कि गण दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में गणों की संख्या कितनी होती है, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि संस्कृत में जो गण की संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है बेटा? गण की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है बेटा? 10 होती है। अब देखो, अब आपको एक चीज और समझनी है कि भवादि गण दोस्तों, भवादि गण में आपकी कौन सी धातु आती है? तो भवादि गण में दोस्तों आपकी भू धातु आती है। जो पहली धातु है उसी के नाम पर इसका नामकरण होता है। चुरादिगण में दोस्तों जो धातु आती है वो चुर धातु आती है, इसी के नाम पर दोस्तों इसका नामकरण किया गया है।
अब बात करते हैं यहां पर कि आपसे पूछा जाए कि गढ़, प्रत्येक गढ़ में कितने प्रकार की धातुएं होती हैं। गढ़ की संख्या आपको बता दी 10 होती है। प्रत्येक गढ़ में कितनी धातुएं होती हैं? आपने कहा जी 3 प्रकार की धातुएं प्रत्येक गढ़ में हमें नजर आती है। कौन कौन सी? परस्मैदी, आत्मेनपदी और उभयपदी। क्या बेटा? परस्मैदी, आत्मेनपदी और उभयपदी। अगर आपसे धातुओं के प्रकार पूछे 3 बताइएगा। लेकिन जब आपसे, अब देखो यहां पर अंतर भी देख लो आप लोग, जैसे मैं आपको कई बार बताया हूं, परस्मैदी जो धातु होती है, कौन सी? परस्मैदी जो धातुएं होती हैं वो आप अक्सर पढ़ते रहते हो। कौन सी वाली? तेता अंति सेता था आमी आव्याम, तेता अंति सेता था आमी आव्याम, जो हम नॉर्मली प्रयुक्त करते हैं। लेकिन जब आत्मेनपदी की बात आती है तो दोस्तों ये आपके ते, यते, यते, यंते वाली जो होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी दोस्तों पर आत्मेनपदी होती है। ठीक है, तो यहां पर अब सभी के सभी 10 गढ़ के नाम जान लेते हैं पहले तो। ठीक है, किसके गढ़ के नाम? कहां गए यहां से? अरे गढ़ गायब हो गए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक, यहां पर देखते हैं किसकी? भाई लकार के नाम जान लेते हैं। तो लकार की संख्या जब भी आपसे पूछी जाए आप बताइएगा संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10 लकार होते हैं। कौन कौन से? आपके सामने है लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लुंग लकार। ठीक है, तो ये लुंग और ये लृंग, यहां पे बेटा ये लृंग है। ठीक है, लृंग लकार। तो आपको ये समझ में आ गया। अब चर्चा क्या करनी है यहां पर, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? भाई हमारे लिए 5 लकार महत्वपूर्ण रहते हैं जिन पर मैं गोला कर रहा हूं, उन पर विशेष गौर फरमाइएगा। एक हमारे लिए लट लकार, ठीक है, ये हमें पढ़ना होता है। दूसरा लिट लकार, इसके बारे में हमें जानना होता है। अब लट लकार किससे संबंधित है? ये वर्तमान काल से संबंधित रहता है। लिट लकार भविष्यत काल से संबंधित रहता है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और बात जब लंग लकार की होती है तो लंग लकार आपका भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपसे ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे ही कि बताइए वर्तमान काल किससे संबंधित है? तो लट लकार, लिट लकार। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा हटके होता है, और जब वो हटके काम करता है ना तो फिर वो हटेला होता है। ठीक है, जब वो हटके काम करता है तो वो हटेला होता है। तो फिर वो आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? कि बताइए लट लकार किससे संबंधित है? तो आपने कह दिया जी वर्तमान काल से। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। फिर आपसे पूछेगा लिट लकार। दोस्तों लिट लकार दोस्तों क्या होता है? तो लिट लकार समझते हैं, लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना वर्णन के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने ना तो घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। जैसे राम ने रावण को मारा। जब राम ने रावण को मारा हमारे सामने घटा नहीं है लेकिन ऐतिहासिक है। कृष्ण ने कंस को मारा, ऐतिहासिक है, घटा नहीं है। तो ऐसी जो संभावना वाले होते हैं वो आपके लिट लकार में होते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? लिट लकार की, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। इसे हम अद्यनित आज का नहीं होना चाहिए, मतलब आज का नहीं होना चाहिए, वो कल परसों अदरसों और भविष्य का होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा कल प्रधानमंत्री आएंगे, संभावना है, मतलब जब काम संभावना पर व्यक्त किया जाए तब हम उसे लुट लकार में लेकर जाते हैं। तो इन पर तो दोस्तों हम चर्चा कर ही चुके हैं आपकी कि लंग लकार भूतकाल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। तो इनको छोड़ते हैं। लेट लकार आपका वैदिक काल में प्रयोग होता है। किसमें बेटा? वैदिक काल में, वैदिक वेदों के अंतर्गत यह प्रयुक्त होता था। अगर मैं यहां पर अब चर्चा करूं किसको लेकर के बेटा, जब हम चर्चा करते हैं इस पे आगे की तरफ, तो आपको समझ में आता है कि लट लकार इस तरीके से हमें पढ़ना है। जब आप इसको देखते हो तो आपको समझ में आता होगा कि यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में और हम हर बार धराशायी हो जाते हैं। तो इस बार आप धराशायी नहीं होने वाले हैं। आप लकार बता पाएंगे, आप आराम से उसका वचन बता पाएंगे, आप उसका साथ ही साथ आप क्या कर पाएंगे, आप उसका पुरुष भी बता पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, कहा गया कि ती तह अंति से था आमी आव्याम। याद करिएगा इसे, क्या याद करवाया
कि ती तह अंति से थ थ आमी आवे आम। ठीक है, ती तह अंति से थ थ आमी आवे आम। समझ में आ रहा है? क्या देखा? अब देखो हमारे पास धातु क्या है? पठ धातु है, लिख धातु है, हस धातु है, गब धातु है, पिब धातु है, मतलब पा धातु है। तो आप देखो इतनी सारी धातुएं मैं एकदम से सुनाता हूं आपको कि पठती पठते पठंती, पठ से पठते पठत, पठामी पठावे पठाम। अगर हमने अपने अंदर ये बिठा लिया कि तीता अंति से था आमी आवे आम, क्या तीता अंति से था आमी आवे आम, तो खेला खेल दोगे एग्जाम में। तीता अंति से था आमी आवे आम मतलब पठती पठते पठंती, पठ से पठते पठत और पठामी पठावे पठाम। समझ में आ गई बात? पठती पठते पठंती, पठ से पठते पठत, पठामी पठावे पठाम, लिखती लिखते लिखंती, लिख से लिखते लिखत, लिखामी लिखावे लिखाम, हसती हसते हसंती, हससे हसते हसत, हसामी हसावे हसाम, पिबती पिबते पिबंती, पिबसी पिबते पिबती, पिबामी पिबावे पिबाम, और गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसे गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छाम, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, पश्यसि पश्यते पश्यत, पश्यामि पश्या पश्याम। ये क्या? तो यानी कि आपको तेता अंति सेता था आमी आवे आम बिल्कुल दिमाग में एक एक शब्द बिठाना होगा। जब आप दिमाग में इस प्रकार से एक एक शब्द को बिठा लेंगे तब आप जो याद करेंगे वो आपका लट लकार वर्तमान काल होगा। क्या होगा बेटा? ते तह अंति से था आमी आवे आम। दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ क्या देखते हो? देखते हो लंग लकार। लंग लकार क्या होता है? लंग लकार दोस्तों भूतकाल होता है। अब देखो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर आपको उस धातु को रख देना। जैसे पठ धातु थी आपके पास, लिख धातु थी, तो आप याद करिए पहले अत अताम अन अह अतम अत अम आब आम, अम आब आम। देखो अब जैसे ही आपने याद किया, आपको जैसे ही अ शब्द आगे दिखाई देगा आप तुरंत ही उछल जाइएगा कि भाई ये तो लंग लकार भूतकाल का है। किसका है? लंग लकार भूतकाल का है। बस काम बन गया। ठीक है, अब आपको क्या पहचानना है? एक वचन और पुरुष पहचानना है। तो उसके लिए हमने आपको ट्रिक बता रखी है। आपने देखा कि अपठत अपठताम अपठन अपट अपटतम अपठत, यहां पर गौर फरमाइएगा, यहां पर हलंत नहीं है। यह आपको कंफ्यूज करता है, यहीं से एग्जामिनर प्रश्न बना लेता है। ठीक है, यहीं से आपको प्रश्न बना लेता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस वाले में कि यहां पर आपका विसर्ग है, यहां पर विसर्ग नहीं है। प्रश्न आपका यहां से बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपने क्या देखा? आपने देखा यहां पर कि अत अताम अन अह अतम अत अम आब आम, मतलब अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। ऐसे ही अलिखत अलिखताम अलिखन अलिख अलिखतम अलिख और अलिखम अलिखाव अलिखाम। यानी कि जो आप देख पा रहे हो लंग लकार भूतकाल, वो आपको समझ में आ गया। ये परस्मेदी रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? परस्मेदी। अब आपने देखा, अब मैं मान लो अलिखत वाला कर लेता हूं, अहसत वाला हस धातु रख लेते हैं। अहसत अहस्ताम अहसन, अहस अहसतम अहसत अहसम अहसाव अहसाम। मतलब क्या देख रहे हो आप? एक चीज और, यहां पर आपका किसी भी प्रकार का कोई विसर्ग नहीं है। ठीक है, ये गौर फरमाने वाली चीजें होती हैं, यही गौर फरमाना है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? लिट लकार की। तो आपने लिट लकार देखा कि स्यति स्यता स्यंति स्यसि स्यत स्यत श्यामी श्यावे श्याम। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा? तो देखो स्यति स्यता स्यंति स्यसि स्यत स्यत श्यामी श्यावे श्याम। ऐसे ही आपने याद करना है कि पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावे पठिष्याम, लिखिष्यति लिखिष्यते लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यते लिखिष्यत लिखिष्यामि लिखिष्यावे लिखिष्याम। ऐसे ही आपने किया कि पा धातु आपने की पास्यति पास्यते पास्यन्ति पास्यसि पास्यते पास्यत पास्यामि पास्यावे पास्याम। यानी कि हमने याद क्या करना है? स्यति स्यता स्यन्ति स्यसि स्यति, ये आपको उस धातु के बाद में मिलने वाला है। ये आपको उस धातु के बाद में मिलने वाला है। ऐसे ही आपने क्या देखा अब कि अब करते हैं भाई लोट लकार। तो ताम अंतु ही तमता आनी आवे आम। अब देखो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठावे पठाम। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने त
एक जगह और बताया था, है ना, एक जगह और बताया था। देखो जरा, वो जो जहां बताया था वहां पर अ आ रहा था। क्या आ रहा था बेटा? अ आ रहा था। ये आपको अलग करेगा कौन सा लकार है। समझ में आ गई बात आ गई समझ में? केवल अंतिम वाला देखकर ही काम नहीं चलाना, हमने और भी तो तरीके सीखे थे। तो ताम अंतु ही तमता आनी आवह आम, आनी आवह आम। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब फिर बात आती है, देखो अब यहां पर हमने मान लीजिए अब धातु लगा ली, लिखतु लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखावे लिखा। सर हो गया, खेला खिल गया, समझ में आ गई। अब बात आती है किसकी? विधिलिंग लकार की। तो विधिलिंग लकार क्या कहता है कि एत एताम एयु ए एतम एत एयम एव एम, मतलब पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत और पठेयम पठेव पठेम। इसी प्रकार से आपने क्या देखा कि हसेत हसेताम हसेयु हसे हसेतम हसेत हसेयम हसेव हसेम। तो आपने आज की क्लास में लगभग जो भी टॉपिक सीखे पूरे मनोयोग से सीखे। अब जो आपकी अगली क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे आपसे प्रत्यय को लेकर के, संधि को लेकर के, कारक विभक्ति को लेकर के, समय ज्ञान को लेकर के। अगली क्लास जो आपकी जब भी होगी वो भी ऐसे ही रिकॉर्डिंग क्लास होगी, मैराथन होगी। पॉसिबिलिटी है कल आपको वो क्लास मिल जाए, ठीक है, वो भी क्लास आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अच्छे से नंबर ला पाए। प्रत्यय हो गया आपका, संधि हो गया, कारक विभक्ति हो गया, समय हो गया, इसके अलावा आपका बेटा समास बचा है वो भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके जो लेखक और रचना वाली क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, सच में अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों तक इस क्लास को अवश्य पहुंचाइएगा। और जो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 80 770 43 527, ठीक है, 43 527, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा जिससे कि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ पाए और क्लास कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आपको अगली क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये क्लास लगभग दोस्तों हमने 2 घंटे चलाई है, वो भी क्लास आपकी कोशिश करेंगे 2 घंटे और पढ़ाएंगे ऐसा कि आपका मजा ही मजा मजा ही मजा मजा ही मजा आपको आने वाला है। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आप सभी से एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।